सोचिए 70 के दशक की बंबई। गलियों में ना कानून का राज तो कम था, गैंगस्टरों का खौफ कहीं ज्यादा। और ठीक इसी माहौल में एक ईमानदार पुलिस वाले के घर एक बेटे का जन्म होता है। एक ऐसा बेटा जो आगे चलकर सिर्फ अंडरवर्ल्ड का भाई नहीं बनता, बल्कि बन जाता है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। जी हाँ, ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक पुलिस वाले का बेटा दुनिया के सबसे खूंखार और वांटेड अपराधियों में से एक बना कैसे? ये सवाल आज भी कई लोगों के जहन में है। तो चलिए, आज इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डोंगरी की गलियों से निकला एक लड़का एक ग्लोबल टेररिस्ट कैसे बन गया। तो शुरुआत होती है 1970 के दशक की बंबई से। एक ऐसी बंबई जहां एक तरफ तो थे सपनों के पंख और दूसरी तरफ थी अपराध की एक बहुत ही गहरी खाई। और जानते हैं, इस खाई में सबसे बड़ी सच्चाई क्या थी? ताकत और पैसा। उसके पिता थे इब्राहिम कास्कर, एक हेड कांस्टेबल, एकदम ईमानदार। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी वर्दी पर कभी रिश्वत का एक दाग तक नहीं लगने दिया। लेकिन बेटे की आंखों में, मतलब दाऊद की आंखों में, एक अलग ही चमक थी। उसे स्कूल कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका इंटरेस्ट था महंगी घड़ियों में, इंपोर्टेड गाड़ियों में और उन भाई लोगों की ताकत में, जिनके सिर्फ एक इशारे पर पूरे के पूरे बाजार बंद हो जाया करते थे। तो उसने अपने करियर की शुरुआत की करीम लाला के मशहूर पठान गैंग से। उसे एक छोटा सा काम दिया गया, एक कस्टम ऑफिसर से 2 लाख की फिरौती वसूलनी थी। लेकिन जब उसके हाथ में नोटों की वो मोटी मोटी गड्डियां आई ना, तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसकी वफादारी डगमगा गई। उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा चुपके से अपनी जेब में डाल लिया और गैंग से कह दिया कि पैसे कम मिले। ये जो धोखा था ना, ये उसकी जिंदगी का वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अब जाहिर है, सच्चाई ज्यादा दिन छिपती नहीं है। जब पठान गैंग को असलियत पता चली, तो दाऊद को सबके सामने बहुत बुरी तरह पीटा गया और गैंग से बाहर फेंक दिया गया। और बस यहीं से शुरू हुआ एक नया चैप्टर। उस रात, उस बेइज्जती के बाद दाऊद ने कसम खा ली कि वो अब किसी के लिए काम नहीं करेगा। वो अपना सिंडिकेट बनाएगा। उसने अपने भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा को साथ लिया और नींव रखी डी कंपनी की। और ये मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक नए और पहले से कहीं ज्यादा खूनी दौर की शुरुआत थी। पता है, दाऊद पुराने डॉन से एकदम अलग था। मतलब हाजी मस्तान जैसे लोग जो थे, वो खून खराबे से बचते थे ज्यादातर। लेकिन दाऊद, उसने तो हिंसा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो सिर्फ स्मगलिंग नहीं कर रहा था, वो तो शार्प शूटर्स की एक प्रोफेशनल आर्मी तैयार कर रहा था। एक ऐसी फौज जिसके सिर्फ एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकती थी। अब ये जो गैंग वॉर थी ना, ये सिर्फ धंधे की लड़ाई नहीं रह गई थी। अब ये पर्सनल हो चुकी थी। एक दिन दादर के एक पेट्रोल पंप पर पठान गैंग के शूटर्स ने दाऊद के बड़े भाई साबिर को गोलियों से भून डाला। कहते हैं कि जब दाऊद ने अस्पताल में अपने भाई की लाश देखी, तो उसके अंदर का बचा कुचा इंसान भी मर गया। उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग जली जिसने सब कुछ जलाकर राख कर देने की ठान ली थी। उसने कसम खाई कि वो पठान गैंग के एक एक आदमी को ढूंढ कर मारेगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उसने अपना बदला लिया भी। और लिया भी तो ऐसे अंदाज में कि पूरा देश हिल गया। सोचिए, उसने एक कम उम्र के लड़के डेविड परदेसी को पठान गैंग के अमीरजादा को मारने के लिए भेजा। और कहां भेजा? एक भरी हुई कोर्ट में। डेविड ने जज के ठीक सामने अमीरजादा के सीने में गोलियां उतार दी। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, दाऊद कहीं भी किसी को भी मार सकता है। इस एक हत्या के बाद दाऊद अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। लेकिन साथ ही साथ कानून का शिकंजा भी उस पर कसता जा रहा था। तो कई अदालती मामलों और सुप्रीम कोर्ट के अरेस्ट वारंट से बचने के लिए दाऊद 1985 में भारत से भाग निकला। दुबई। सबको लगा खेल खत्म, डी कंपनी खत्म। लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत थी। दाऊद ने दुबई में बैठकर अपने सिंडिकेट को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। दुबई से बैठकर वो जो चालें चलता था ना, वो बेहद शातिर थीं। इसका एक उदाहरण है रमा नाइक को रास्ते से हटाना। उसने एक ऐसा जाल बुना कि कोई समझ ही नहीं पाया। देखिए कैसे। पहले उसने रमा के सबसे करीबी आदमी बाबू रेशम को पुलिस के जरिए कस्टडी में मरवा दिया। फिर उसने रमा नाइक को फोन किया और इल्जाम डाल दिया एक बेगुनाह होटल वाले पर। अब रमा नाइक गुस्से में अंधा हो गया, उसने उस होटल वाले को मार दिया। बाद में रमा खुद भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मतलब दाऊद ने एक तीर से 2 शिकार किए।
और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। रमा नाइक के जाने के बाद उसके साथी अरुण गवली ने गैंग की कमान संभाली और बस मुंबई की सड़कों पर शुरू हुआ एक ऐसा खूनी खेल जो सालों साल चला। दोनों तरफ से लाशों पर लाशें गिर रही थीं। डी कंपनी के लोग गवली के आदमियों को मारते, गवली के लोग डी कंपनी के आदमियों को। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें कोई नियम नहीं था, कोई कायदा नहीं था। और इस गैंग वॉर की क्रूरता किस हद तक पहुंच गई थी, इसका अंदाजा आप जे हॉस्पिटल शूटआउट से लगा सकते हैं। गवली के एक शूटर शैलेश हल्दनकर को मारने के लिए दाऊद के लोग, सोचिए, AK-47 लेकर एक अस्पताल में घुस गए और उन्होंने 400 से ज्यादा राउंड फायर किए। इस अंधाधुन फायरिंग में हल्दनकर तो मारा ही गया, साथ में 2 पुलिस वाले भी शहीद हो गए। ये खून खराबा, ये गैंग वॉर, इन सब के बीच दाऊद अब एक ऐसे रास्ते पर मुड़ने वाला था, एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। साल था 1992। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे थे और इसी नाजुक माहौल का फायदा उठाया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने। उन्होंने दाऊद से संपर्क किया, उसे पाकिस्तान में पूरी सुरक्षा देने का लालच दिया और बदले में मांगा उसके विशाल स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल। और दाऊद मान गया। उसने पैसों और ताकत के लिए अपने ही देश से सौदा कर लिया। और फिर आया वो काला दिन, 12 मार्च 1993। एक के बाद एक पूरे 12 बम धमाकों ने मुंबई शहर को दहला के रख दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था। इन धमाकों में 250 से ज्यादा बेगुनाह जानें चली गईं। हजारों लोग हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। ये भारत पर हुए सबसे बड़े और सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक था। और इन धमाकों के साथ ही दाऊद इब्राहिम की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब वो सिर्फ एक स्मगलर या गैंगस्टर नहीं था, वो अब भारत का सबसे वांटेड आतंकवादी था। धमाकों के बाद दाऊद पूरी दुनिया में एक कुख्यात चेहरा तो बन गया, लेकिन उसका साम्राज्य वो रुकने की बजाय और फलता फूलता रहा। आज डी कंपनी सिर्फ एक गैंग नहीं है, ये एक ग्लोबल क्रिमिनल एम्पायर है। ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग, रियल एस्टेट, बॉलीवुड में पैसा लगाना, शिपिंग, गारमेंट एक्सपोर्ट, क्या नहीं है। उसका ये खूनी साम्राज्य लंदन, दुबई से लेकर कराची तक फैला हुआ है और सालाना टर्नओवर आज की तारीख में 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आंका जाता है। तो आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सेना और ISI की सुरक्षा में कराची में कहीं छिपा बैठा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि इस कहानी का आखिरी चैप्टर क्या होगा, इसका अंत कब और कैसे होगा। शायद इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।